नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। आज हम आपको लाल किताब में फलादेश देखने की बुनियाद का आम उसूल बताएँगे। अब देखिए लाल किताब क्या कहती है कि फलादेश को अगर आपको करना हो, मतलब लाल किताब के जो ग्रहों की कंडीशन है, उनकी स्थिति है, अगर उसको देखना हो, तो लाल किताब उसके लिए पहले कुछ वार्निंग्स देती है, कुछ आपको हिदायत देती है, कुछ नियम बताती है। उसी नियमों की आज आपको व्याख्या करूँगा। अब देखिए मैं आपको इससे चार्ट से समझाता हूँ। देखिए इस चार्ट में क्या होता है कि लाल किताब कहती है कि कुंडली में किसी भी घर का एक मालिक है, मतलब कुंडली के जितने भी एक अब घर लिखे हुए हैं, इन घरों का कोई न कोई मालिक बना हुआ है और इन घरों का कोई न कोई जो है एक पक्का ग्रह है। अब कुंडली में जो मालिक ग्रह है, अब जानते हैं कि मालिक का मतलब ये होता है कि जैसे खाना नंबर 1 है, तो खाना नंबर 1 का मालिक होता है मंगल। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, खाना नंबर 1 का मालिक है मंगल, खाना नंबर 2 का मालिक है शुक्र, खाना नंबर 3 का मालिक है बुध, खाना नंबर 4 का मालिक है चंद्र, 5 का सूर्य, 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, 9 का गुरु, 10 का शनि, 11 का शनि और 12 का गुरु। अब लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब ये जो मालिक ग्रह हैं, इनको लाल किताब कहती है कि ये अगर आप कुंडली में लाल किताब को के हिसाब से अगर कुंडली को एक घर मानिए, तो मालिक जो होंगे वो उसकी ज़मीन के मालिक, मतलब जो तय ज़मीन कही गई है, जिसे कहते हैं फ्लैट। फ्लैट के मालिक जो हैं, प्लॉट के मालिक, सॉरी, प्लॉट जिसे कहते हैं कि जो प्लॉट के मालिक हैं, अब प्लॉट इनका है। और जो पक्का ग्रह कहा गया, जैसे ये खाना नंबर 1 का पक्का ग्रह सूर्य कहा गया है, 2 का गुरु कहा गया है, 3 का मंगल कहा गया है, 4 का चंद्र कहा गया है, 5 का गुरु, 6 का केतु, 7 का शुक्र और बुध, 8 का शनि और मंगल, 9 का गुरु, 10 का शनि, 11 का गुरु और 12 का राहु। अब कुंडली में जो ये जो ग्रह हैं, जो घर उस पे बनेगा, मतलब जो प्लॉट पे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो इन घरों का होगा। मतलब जैसे कि गुरु का घर है, तो सोने का हो गया स्ट्रक्चर, जर्द पीले रंग का, गोल्ड का स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, वो गुरु का हो गया। अब राहु का कुंडली में कोई घर तो नहीं है, मतलब पक्का घर, राहु की ज़मीन नहीं है, इसलिए राहु को खाना नंबर 12 का पक्का घर माना गया है और क्योंकि वो आकाश का कारक है, मतलब राहु को आकाश कहा गया है क्योंकि उसका इस कुंडली के 12 खानों में कोई भी ज़मीन उसकी नहीं है, इसीलिए राहु को कहा गया है आकाश। और कुंडली में केतु की भी कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए इसको कहा गया है पाताल। पाताल मतलब धरती के नीचे और आकाश मतलब धरती के ऊपर। तो राहु केतु को पक्का घर है, इसीलिए इनको ये मिला हुआ है। अब राहु केतु को पक्का घर देखा है, अब आपको ये देखना है कि कुंडली में जब किसी भी घर में मान लीजिए कोई ग्रह आ जाता है, लाल किताब कहती है कि कुंडली में 3 3 तरह के ताल्लुकदार एक घर के होते हैं। एक वो रिश्तेदार होता है जिसका वो प्लॉट होता है। दूसरा वो माना गया है जिसका वो घर है, मतलब जिसकी वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। तीसरा वो है जो वहाँ आके बस जाता है। अब कुंडली लाल किताब कहती है कि इस इन तीनों की जो सही-सही व्याख्या कर लेगा, वो लाल किताब की बुनियाद के फलादेश करने के जो उसूल हैं, उनको अच्छे से समझ सकता है। अब मैं इसी को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पक्का घर का मालिक है, वो ज़मीन पे बनी हुई बिल्डिंग है और जो राशि का मालिक है, वो उसकी पक्की ज़मीन मानी गई है। मतलब प्लॉट जो है वो राशि के मालिक का है और जो उसका कंस्ट्रक्शन है, वो पक्के घर के मालिक का है। अब तीसरी बात आती है तीसरे घर की, जो वहाँ पे आके बस जाता है। अब बस जाता है, तो अगर वो उसका दोस्त होता है, तो फल और अच्छा होगा। अगर वो उसका दुश्मन होगा, तो फल इससे खराब होता है। लाल किताब पूरी इन्हीं जो द आपसी दोस्ती और दुश्मनी, उनकी दृष्टि का दर्जा और उनकी जो बुद्धि की जो नाली, इसी पे चलती है पूरी लाल किताब। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल में जो लाल किताब में एग्ज़ाम्पल दिया है, उसके समझाने का प्रयास करूँगा उसके माध्यम से। देखिए, इस जो मैंने ये चार्ट बना रखा है, इस चार्ट में खाली इतना लिखा है कि इन दोनों ग्रहों की आपसी दोस्ती और दुश्मनी उस खाना नंबर के फलादेश में फ़र्क डालती है। मतलब लाल किताब कहती है अगर आपको फलादेश देखना हो, तो कभी आप सिंगल ग्रह का फलादेश नहीं देख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक खाने में 2 या 3 ग्रह बैठे हैं, तो आपको उनको लेकर ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले फलादेश आपको उनका ही देखना पड़ेगा। यही लाल किताब के फलादेश की बुनियाद का आम उसूल है। इसके अलावा लाल किताब ये कहती है जो तीसरा ग्रह भी ताल्लुकदार बन जाया करता है, जो वहाँ आकर बैठ जाए। मतलब जैसे खाना नंबर 11 है, खाना नंबर 11 में पक्की ज़मीन किसकी है? पक्की ज़मीन है शनि की। इस पे जो बिल्डिंग बनी है वो किसकी बनी है?
वो जर्द सोने की, ये बनी है सोने की बिल्डिंग। अब खाना नंबर 11 में मान लीजिए राहु आ गया, तो यही एग्ज़ाम्पल लाल किताब ने अपनी जो बुक है उसमें समझाया है। अब मैं इसी एग्ज़ाम्पल को समझाने का आपको प्रयास करूँगा। अब खाना नंबर 11 को लाल किताब, पहले आप ये देख लीजिए कि लाल किताब खाना नंबर 11 को क्या कहती है। आपकी कुंडली में जिस भी खाने में कोई ग्रह आके बैठे, सबसे पहले आप देखें कि उस खाने को लाल किताब ने क्या कहा है। अब लाल किताब ने खाना नंबर 11 को क्या कहा है? इंसान की जाति अपनी कमाई, इंसान की जो खुद की कमाई होती है उसको खाना नंबर 11 कहा गया है। दुनिया का आगाज़ कहा गया है खाना नंबर 11, और कुल ब्रह्मांड जहाँ पे तमाम ग्रह जहाँ से निकले हैं, उसको खाना नंबर 11 कहा गया है। मतलब खाना नंबर 11 को दुनिया का आगाज़ कहा गया है। दुनिया का आगाज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि लाल किताब कहती है कि पहले अंधेरा था और उसमें प्रकाश प्रवेश किया। मतलब अंधेरा था, शनि का साम्राज्य था और उसमें हवा थी, मतलब गुरु था। तो इसीलिए इसको धर्म अदालत भी कहते हैं। अब ये हो गई खाना नंबर की बात। अब खाना नंबर की ज़मीन हो गई, तो ज़मीन में शनि की चीज़ें जो हैं, वो इसकी ज़मीन हो गई। अब बात आती है जब इसमें राहु आके बैठ जाता है। किसी भी खाने में मान लीजिए आपने खाना नंबर 1 देखा, तो खाना नंबर 1 में क्या होता है, ये है मंगल की ज़मीन और सूर्य की इसमें इमारत है। प्लॉट मंगल का है और इमारत सूर्य की है। और खाना नंबर 2 में क्या है, शुक्र की ज़मीन है और गुरु की इमारत है। खाना नंबर 3 में क्या है, बुध की ज़मीन है और मंगल की इमारत है। खाना नंबर 4 में चंद्र की ज़मीन है और चंद्र की ही इमारत है। खाना नंबर 5 में सूर्य की ज़मीन है और गुरु की इमारत है। तो इस तरह से सभी खानों में 6 में आपका जो है बुध की ज़मीन है और केतु की इमारत है, और 7 में शुक्र की ज़मीन है और शुक्र और बुध दोनों की इमारत है, और खाना नंबर 8 में मंगल की ज़मीन है और मंगल, शनि दोनों की इमारत है। खाना नंबर 9 में गुरु की ज़मीन है और गुरु की इमारत है। इस तरह से सभी खानों को आप देखेंगे कि उनमें किसकी ज़मीन है। अब ज़मीन होने का मतलब ये होता है उसका जो बेस का कलर, जो उसकी आशिया मतलब जो उससे संबंधित चीज़ें कौन-सी हैं, पहले आप ये देख लें। फिर अब उसके बाद ये देखें कि उस खाने में कौन-सा ग्रह आके बैठा है। अब वो जो ग्रह आके बैठा है, क्या वो इन दोनों का मित्र है? मतलब कहने का ये है, जो ग्रह आया है अगर वो राशि के मालिक का और पक्के घर के मालिक का मित्र होगा, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वो राशि के मालिक का और पक्के घर के मालिक का शत्रु होगा, तो उसका रिज़ल्ट खराब हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे राशि का मालिक तो ठीक है, राशि के मालिक का मित्र है, लेकिन पक्के घर के मालिक को खराब कर रहा है, तो आपको क्या करना होता है, आपको ऐसे ग्रह को उसकी जगह पे रखना पड़ता है, जिससे वो गुम हो जाए या शिफर हो जाए या उसका असर जो है, मंदा असर अच्छे में पलट जाए। ये मैं आपको आगे की वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। अब इसी एग्ज़ाम्पल को आगे बढ़ते हुए इसके एग्ज़ाम्पल के बारे में आगे देखते हैं, कि जो शनि की पक्की ज़मीन पर है, उस पर जो मकान बना, वह जगमग करने वाले ज़र्द रंग सोने का दुनियावी चीज़ों को खुश कर रहा है। मतलब शनि की ज़मीन पे जो मकान बना है, वो सोने का मकान बना है। तो सोने का मकान बनने से क्या होता है कि अगर मतलब इंसान के पास प्रॉपर्टी, धन, संपदा और जो है अच्छी चीज़ें होंगी, तो वो दुनिया में वो खुश रहेगा। इसीलिए इस धर्म अदालत पे, मतलब ये जो धर्म अदालत है, इस पे राहु शरीफ मतलब राहु ग्रह आकर बैठ गया। राहु क्या है? अब राहु के बारे में जानना है कि राहु क्या चीज़ है? राहु को लाल किताब ने पापी कहा है। राहु को लाल किताब में शनि का एजेंट कहा है, जो सूर्य शनि के झगड़े में शुक्र को मरवा दिया करता है। तो राहु शनि का एजेंट है और हमेशा बुरा करने का मतलब बदी का ताल्लुकदार, बुरा करने वाला है। अब शनि के स्याह रंग पर, शनि जो स्याह रंग का राजमिस्त्री, मतलब शनि जो एक मज़दूर है, मज़दूर मिस्त्री को शनि का कारक माना जाता है। तो शनि से संबंधित पहले चीज़ों को आप देख लीजिए। फिर गुरु को देख लीजिए कि गुरु क्या चीज़ है? गुरु है, देवता है, भंडारी है, सोना है, पिता है। तो और मतलब टीचर है, ज़माने का गुरु है। तो इन दोनों की राजधानी कौन-सी कही गई? खाना नंबर 11। खाना नंबर 11 को आपने देख लिया, खाना नंबर 11 को क्या कहा गया? अब उसमें राहु आ गया। अब खाना नंबर 11 में राहु का राज हुआ। तो राहु का राज हुआ, तो मतलब ये हो गया कि राहु और गुरु के मिलने से मशनुई बुद्ध बनता है। तो खाना नंबर 11 में राहु के आ जाने पर जो गुरु को गुम कर देता है, मतलब गायब, मंदा कर देता है, खराब कर देता है, खत्म कर देता है। अब इस तरह जब राहु खाना नंबर 11 में आ जाता है, तो राहु गुरु के मिलने से मशनुई बुद्ध बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मशनुई बुद्ध बन जाने से होता है, राहु का नीला आसमान और उसकी 2 जहानों की हदबंदी करता है। बुद्ध क्या करता है? बुद्ध को शीशा माना है। शीशा अंधेरे में भी रहता है, शीशा प्रकाश में भी रहता है। शीशा रोशनी को तो अंदर-बाहर जाने देता है,
लेकिन जो गुरु को हवा माना है, अब मान लीजिए शीशे का एक बक्सा आप बनाएँ, तो उसमें रोशनी तो अंदर-बाहर चली जाएगी, पर उसमें हवा जो है अंदर-बाहर नहीं जा सकती। तो इसीलिए कहा गया है कि राजा फ़कीर होते हुए भी किस्मत दो रंगी होगी। यानी राजा होते हुए एक दिन फ़कीर, एक दिन राजा बादशाह होगा। अब मैं लाल किताब के बुक के अनुसार आपको बताता हूँ कि लाल किताब ने फलादेश करने का जो आम उसूल बताया, उसके बारे में लाल किताब कहती है। लाल किताब क्या कहती है? मुश्तरका ग्रहों के हालत में दिए हुए फलादेश के अलावा होगा। मतलब जब 2 ग्रह एक साथ बैठे होंगे, तो उसका जो फलादेश होगा, वो जो एक-एक ग्रह का लिखा हुआ फलादेश है, उसके अलावा मतलब वो फलादेश नहीं लेना है, वो अलावा मतलब दूसरा होगा। गोया पहले तो हर एक ग्रह का जुदा-जुदा दिया हुआ फलाद देखे देखे। मतलब गोया मतलब होता है मानो। पहले तो हर एक ग्रह का मतलब जैसे खाना नंबर 1 का मंगल, खाना नंबर 1 अब शुक्र भी पड़ा है तो खाना नंबर 1 का शुक्र। पहले इस तरह से फलादेश देखें। फिर मुश्तरका ग्रहों का फल देख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात जुदा-जुदा भले नज़र आते होंगे मगर इकट्ठा हो जाने पर कई दफ़ा नतीजा उलट हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि हमेशा क्या होता है ग्रह अलग-अलग तो अच्छे नज़र आते हैं, पर वो एक साथ बैठ जाने पर उनका जो परिणाम होता है वो उल्टा हो जाता है। इसीलिए हमेशा जो है जब भी कोई ग्रह एक साथ बैठे हों तो पहले आप उनको मुश्तरका का असर ज़रूर देखें, बजाए किसी निष्कर्ष पे आने के। और किसी एक ग्रह को देख कर के किया हुआ फलादेश लाल किताब के अनुसार वहम का बहाना, मतलब वो बहाना वहम का होगा, वो पक्का फलादेश नहीं माना जाता और उससे कोई भी आप वहम के अलावा कुछ आप हासिल ना कर पाएँगे। अब लाल किताब इसमें कहती है मसलन खाना नंबर 8 जुदा ही और बुध नंबर 8 जुदा ही फलादेश नंबर 8 के लिए बुरा ही लिखा है। मतलब खाना नंबर 8 में अगर मंगल बैठा है, तो भी बुरा लिखा हुआ है। खाना नंबर 8 में अगर बुध लिख बैठा है अकेला, तो भी बुरा लिखा है। मगर जब दोनों इकट्ठे खाना नंबर 8 में हो तो उत्तम होंगे। अब जब दोनों खाना नंबर 8 में मंगल और बुध खाना नंबर 8 का फलादेश है मुश्तरका मंगल बुध का खाना नंबर 8 का फल देखेंगे तो आप उसमें उत्तम फल मिलेगा आपको और अलग-अलग देखेंगे तो खराब दिखेगा। इसी तरह लाल किताब एग्जाम्पल और देती है, इसी तरह शुक्र 9 का मंदा होता है, लेकिन जब शुक्र केतु मुश्तरका नंबर 9 में हो, तो दोनों का मुश्तरका फल निहायत उम्दा होता है। मतलब खाली एक शुक्र खाना नंबर 9 में बैठा होगा तो मंदा माना जाएगा, लेकिन केतु के साथ बैठ जाएगा तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अब इसके बाद लाल किताब जो है दूसरी मिसाल देती है। दूसरी मिसाल ये लाल किताब से मैं पढ़ रहा हूँ, ये 1952 की बुक है। उसके ही से मैं पढ़ रहा हूँ ये। दूसरी मिसाल बुध नंबर 3 या शुक्र नंबर 9 अमूमन मंदे माने जाते हैं और मंगल बद मतलब मंगल को बद खराब करने का, मंदा मंगल करने का कारण बनते हैं। लेकिन जब कुंडली में बुध मुश्तरका शुक्र से पहले घरों में हो, तो बुध अपनी नाली से दृष्टि से मंगल शुक्र को वहां मिला देते हैं। अब बुध पहले के घरों में मतलब ये होता है कि खाना न जो पहले के घर होते हैं जैसे 7वें के लिए पहले के घर 1 है और 10वें के लिए पहले के घर 4 है। अगर पहले के घरों में हो, तो बुध अपनी नाली से शुक्र को मिला करके मंगल और शुक्र को मिला दिया करते हैं। तो इससे मतलब औलाद के योग जितने भी बंदे हों लेकिन वो जो है कभी लावल्द मतलब बिना औलाद का कभी नहीं होगा। अब इस तरह से लाल किताब ने ये बताया है। अब इसके बाद देखिए पूरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं आगे आपको बताता हूँ। अब लाल किताब जो बड़ी बात कहती है कि किताब में मुश्तरका ग्रहों मतलब जो ग्रुप्स होते हैं एक साथ बैठे हुए जिसे मुश्तरका कहते हैं, हम लोग उसको इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। और जो वैदिक ज्योतिष में युति कहते हैं। युति में बैठे हुए ग्रहों को सबसे पहले लाल किताब कहती है कि 7 ग्रह जो एक साथ बैठे हों। आपकी कुंडली में सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने ग्रह एक साथ बैठे हैं। अगर सबसे ज़्यादा होते हैं 7, अगर 7 एक साथ बैठ जाएँ तो पहले 7 का असर देखें। फिर अगर अगर 7 ना मिले 6 हों तो 6 का, 5 हो तो 5 का, 4 हो तो 4 का, 3 हो तो 2 का, फिर 2 का। आखिर में अकेले-अकेले ग्रहों की हालत में दिया हुआ फलादेश देखें। अपनी मर्जी से मनगढ़ंत जोड़ियाँ बनाकर फलादेश बना लेना ना वाजिब बल्कि वहम का बहाना होगा। मतलब लाल किताब कहती है अपने हिसाब से आप जोड़ियाँ बना करके उसका मनगढ़ंत कुछ फैसला ना लें। लाल किताब ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि हर एक ग्रह का एक फलादेश है, उसका क्या परिणाम है, जब वो 2 एक साथ बैठ जाते हैं तो वो क्या परिवर्तन लाते हैं, किस खाने में बैठ के क्या परिवर्तन लाते हैं। मैं धीरे-धीरे करके आपको लाल किताब का पूरा ज्ञान दूँगा। फुल नॉलेज जितनी लाल किताब में होती है, वो सब बताऊँगा। अब जो लाल किताब में कहा जाता है कि गोश्त खाना, शराब पीना, झूठ बोलना, बदचलनी और बदनियति ये सब क्या चीज़ है? लाल किताब कहती है जिसको हिदायत दी जाती है, तो वो कुंडली वाला मतलब वो टेवे वाला
उस काम का आदी होगा। मतलब उस काम के का उसके अंदर लत होगी, आदत होगी। इसी उसकी खराब आदत के लिए उसको हिदायत दी जाती है, उसके अंदर नुक्स पाया जाता है। तो ये लाल किताब या फलादेश देखने का आम उसूल था। आम उसूल में लाल किताब कहती है कि पहले आप हमेशा जो है मुश्तरका ग्रहों का। अब लाल किताब कहती है जब भी खाने में एक पक्का घर का मालिक होता है और एक होता है आपका राशि का मालिक। इन दोनों के अलावा जब उस खाने में कोई तीसरा ग्रह, कोई तीसरा ताल्लुकदार आके बैठ जाता है, तो वो उस जो एक ग्रह आने की वजह से वो तीनों ग्रहों के जो परिणाम होते हैं उसमें फ़र्क डालता है। आपको ये ध्यान रखना है जो तीसरा ताल्लुकदार वहाँ आके बैठा है, क्या वो इन दोनों ग्रहों का मित्र है? लाल किताब में मित्रता, शत्रुता डिफ़ाइन है। क्या उसपे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही? लाल किताब में दृष्टि भी डिफ़ाइन है। लाल किताब में खानों को दृष्टि दी गई है, लाल किताब में ग्रहों को दृष्टि नहीं दी गई है। वो महादशा के वक़्त जो ग्रहों की दृष्टि होती है, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि लाल किताब में जो ग्रहों की दृष्टियाँ दी गई हैं, महादशा में वो कैसी दी गई हैं। फिलहाल तो लाल किताब में खानों को दृष्टि की दी गई है। खानों को दृष्टि किस तरह दी गई है? खाना नंबर 1 को दृष्टि दी गई है 100% जो खाना नंबर 7 को देखेगा। खाना नंबर 4 को दृष्टि दी गई है 100% जो खाना नंबर 10 को देखेगा। 2 का ग्रह 25% से खाना नंबर 6 को देखेगा। 8 का ग्रह रिवर्स दृष्टि से, उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। और 2 का ने 6 को देखा, 6 ने 12 को देखा। तो इस तरह से 2 और 12 में 25% दृष्टि मानी जाती है। 3 का ग्रह 9 और 11 को देखता है, 50% दृष्टि से 50%। और 5 का ग्रह देखता है आपका 9 को और 6 का 12 को। ये तो आपने बता ही मैंने आपको बता दिया। ये है लाल किताब की दृष्टियाँ। लाल किताब में जो दृष्टियाँ हैं वो भी डिफ़ाइन है। तो लाल किताब में जब भी आप फलादेश देखने का प्रयास करें तो फलादेश देखने के लिए एक होता है लाल किताब में 35 साला चक्र। 35 साला चक्र को उसमें हर ग्रह को एक मियाद दी गई है। गुरु को 16 22 साल सूर्य को दी गई है, चंद्र को 2 साल दी गई है, शुक्र को 1 साल दी गई है और मंगल को 6 साल दी गई है, बुध को 2 साल दी गई है। इस तरह से भी 35 साला चक्र पे जब मैं आऊँगा तो मैं आपको इसके कुंडली को एनालाइज़ करने के बारे में पूरा एक वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि जब भी आपको फलादेश करना हो तो सबसे पहले आप मुश्तरका ग्रहों का जुड़ा हुआ फलादेश देखेंगे। उसकी ज़मीन किस कलर की है और उस खाना नंबर में जो ग्रह बैठा है, क्या वो आपके किसी अच्छे ग्रह को खराब कर रहा है? अगर वो खराब कर रहा है, जड़ में कोई आके बैठ गया अगर वो खराब कर रहा है, तो आप ऐसा ग्रह को उसकी जगह पे डाल देंगे, जिससे इन दोनों की जो राशि का मालिक और पक्का घर का मालिक और जो आया हुआ ग्रह है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इनके बीच में किसी प्रकार की शत्रुता ना हो। लाल किताब में कोई भी उपाय जो अभी मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, लोग लाल किताब में उपाय की वीडियो डाल देते हैं। सूर्य खराब हो तो आप ये कर लें, बुध खराब हो तो आप ये कर लें। इस तरह के उपाय कभी ना फॉलो करें, क्योंकि इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। लाल किताब को पहले आप समझें, उसके बाद ही उपाय करें। अभी मैं आपको धीरे-धीरे ये लाल किताब पढ़ाता जाऊँगा। आप जब लाल किताब पूरी देखना सीख जाएँ, जब मैं एग्ज़ाम्पल कुंडलियों पे आऊँगा, तो मैं करीब 15-20 कुंडलियों का लाइव आपको व्याख्या करके बताऊँगा। कुंडली का करेक्शन कैसे होता है और लाल किताब की जो भविष्यवाणियाँ हैं, जैसे मान लीजिए लाल किताब कहती है खाना नंबर 7 में अगर केतु है और 1 में 2-3 ग्रह बैठे हैं तो केतु की जड़ कट जाएगी। मतलब 34 वर्ष तक कोई लड़का नहीं पैदा होगा। इस तरह से लाल किताब में बहुत सारी भविष्यवाणी की है। इन सारी भविष्यवाणियों का मैं एक मतलब एक वीडियो में कोशिश करूँगा कि सारी भविष्यवाणियाँ लाल किताब की जितनी वो एक वीडियो में डाल दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। और फलादेश करने से पहले आप ये मुश्तरका ग्रह को ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस आपका धन्यवाद।